हेलो एस्पिरेंट, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, क्लास चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे चैप्टर 5। ये आपकी चल रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रही है। किसकी? एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रही है क्लास 8 की। ठीक है ना? तो इसकी पीडीएफ जिनको चाहिए वो पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाएं। उसके बाद से ग्रुप ज्वाइन कर ले जा करके। उसमें देखिए, चैनल और ग्रुप दोनों अलग अलग हैं। आपको पीडीएफ आपके चैनल पे मिलेगी। अब जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज होती है, मेरे पे कोई भी किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं मेरे ग्रुप में। और रेगुलर क्विज होती है केवल रियल एनसीईआरटी की। अभी आपकी साइंस चल रही है क्लास 8 की वहाँ पे, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। आप देख सकते हैं लगभग सबके सब इस प्रकार से आपको जो एमसीक्यू फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, इतने फिल्टर करके आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा जो आपको इतने तरीके से पढ़ा दे। सब लोग पेड कंटेंट वाले हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें। ठीक है। खैर, इसकी कहने की ज़रूरत नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगेगी जरूर लाइक कर देंगे आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश के द्वारा किसको 1856 में कब्जे में लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि 1856 में इसको कब्जे में लिया गया था और ये कुशासन का आरोप लगा करके लिया गया था। तो वो था आपका अवध। अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके उसको कब्जे में लिया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि मुगल शासक कौन सा था। किस मुगल शासक को, या मतलब मुगल बादशाह को 1849 में ऐलान किया गया कि लाल किले से बाहर निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये फरमान जारी हुआ था। चूंकि इसका फैसला नहीं लिया गया, अभी ऐलान किया गया था। इस ऐलान जो किया गया वो किसने किया था और क्यों किया था? तो ये एक डलहौजी था। वो डलहौजी ने इनको ऐलान किया था, लेकिन किसको बाहर निकालने के लिए? तो आपको पता है अंतिम मुगल सम्राट हमारे उस समय बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है क्या आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा और बुक के बाद इनके पढ़ने के बाद से आपको कहीं बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी एमसीक्यू देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का होगा। अब कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर निकालने का फैसला किस गवर्नर जनरल ने दिया था। तो मैंने अभी बताया फैसला डलहौजी ने दिया था, लेकिन इसका निर्णय किसने लिया? आपको देखा जाएगा फैसला ले लिया है, मतलब आदेश जारी कर दिया है। तो डलहौजी ने इसका फैसला लिया था, लेकिन निकाला किसने, वो बात की देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम होंगे और उसके बाद वंशज को केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। इन्होंने ये भी कहा दिया। पहले तो डलहौजी ने कहा था कि चलिए इनको आपको मतलब दिल्ली से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो कहा कि केवल ये अंतिम है, इसके बाद से केवल जो भी होंगे उनको केवल राजकुमार कहा जाएगा। तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या फैसला लिया कि जो अंतिम मुगल सम्राट, इसके बाद कोई भी हमारा सम्राट नहीं होगा। सम्राट नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। बादशाह नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। केवल यदि इनके वंशज के कोई कुल के लोग हैं तो उनको केवल राजकुमार कहा जाएगा। और आपको पता है अंत में जाकर राजकुमार को भी हटा गया था, कोई बचा ही नहीं उसके बाद से। चलिए देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों ने 1824 में, ध्यान दीजिए कब की बात है, 1824 में समुद्र के रास्ते कहाँ जाने से मना कर दिया था। वो आप वर्मा जाने से मना किया था। ऑप्शन नंबर 3। आपको पता है कि इसको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था कि हम समुद्र में लांग नहीं सकते हैं, समुद्र में हम चल नहीं सकते हैं। उनको एक देवता के स्वरूप में देखा जाता था हमारे अध्यात्म, हमारे सनातन धर्म में। तो वहाँ पे इस चीज़ों को भारतीय सिपाहियों ने अवहेलना किया कि हम नहीं जा सकते हैं। और उस समय जाना कहाँ था? तो 1824 की बात है। वो जाना था आपको बर्मा, ठीक है ना। बर्मा एक युद्ध में, बर्मा जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसमें जाना था। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने की छूट कब दी थी। तो ये दिया था 1830 में। 1830 में खुलकर काम करने की छूट प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन में आपको देखने का
कि ईसाई धर्मांतरण का एक नया कानून कब आया, जिसमें कहा गया कि जो भी भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता है उसे पुरुषों की संपत्ति का अधिकार पहले जैसा मिल जाएगा। तो भाई सबको लालच होगा, सभी लोग चाहेंगे कि हमको अधिकार की संपत्ति हमारी है वो हमको मिल जाए, तो भारतीय लालच में आ जाएंगे और ईसाई धर्मांतरण कर लेंगे। तो ये बात कब की है? ये बात है आपकी 1850 की। कब की बात है? 1850, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो माझा प्रवास पुस्तक के लेखक आपको देखने को मिलेंगे कौन? तो विष्णु भट्ट गोडसे, ये हैं, आपको देखने को मिलेगा। और ये इस पुस्तक को रानी लक्ष्मीबाई झांसी को जब लड़ते हुए इन आंखों देखा हाल इन्होंने देखा था कि कैसे युद्ध में हुए थे, और पूरी वृत्तांत को उन्होंने इस किताब में छापा है, मतलब 1857 की क्रांति को कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर कब भर्ती किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1, 1812 में इनको भर्ती किया गया था। माझा प्रवास पुस्तक किस पर आधारित है? आ गया। तो माझा प्रवास पुस्तक जो है वो 1857 के विद्रोह पर आंखों देखा हाल की गई तक बातें हैं उसमें लिखी गई हैं हमारे विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार जो रचना है वो आपकी सीताराम पांडे की है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी जाती है? तो मंगल पांडे को फांसी आपकी दी जाती है 10 अप्रैल 1857 को। कब दी जाती है? 10 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर सॉरी माफी चाहते हैं, 10 अप्रैल नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ये 8 अप्रैल है, ऑप्शन नंबर सी। ये 8 अप्रैल को इनको फांसी दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई है। ठीक है ना, आप इसको कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बैरकपुर में विद्रोह के दौरान कितने सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था? तो लगभग 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के शुरुआती दौर में अफसर का हुक्म न मानने के आरोप में सिपाहियों को कितने साल की सजा हुई थी? तो सिपाहियों को 10 साल की सजा हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। कितने तारीख को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोला और बोल करके वहां के जो भी बंद सिपाही थे उनको आज़ाद करा लिया? तो ये बात है आपकी 10 मई की। कब की बात है? 10 मई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। भारतीय सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कब किया था? तो वही उसी दिन किया था कि सिपाहियों को छुड़ाया और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया। तो 10 मई 1857 ये भी है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि कितने तारीख को दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था? तो ये पहुंचे थे 11 मई को। कब? 11 मई को सुबह एकदम तड़के, जब आपके बहादुर शाह जफर उस समय ईद का पर्व मतलब रमज़ान का महीना चल रहा था, और उठ करके वो सेवई मतलब होता है ना सुबह जो खाते हैं लोग, मतलब फास्टिंग होने से थोड़े से पहले, तो वो 11 जून की बात थी, सुबह 11 मई की बात थी, 11 मई 1857 की बात है। तो ऑप्शन नंबर 2। और आकर के उनको अपना नेता घोषित किया, क्योंकि क्रांति करने के लिए आपको पता है कोई ना कोई नेता तो होना चाहिए ना, तभी तो आपकी क्रांति सफल हो पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारा कि कानपुर में सेना इकट्ठा करके सैनिकों को बाहर किसने खरीदा था? मतलब ब्रिटिश सैनिकों को बाहर किसने खरीदा? नहीं, खदेड़ा होगा ये, खदेड़ा। किसने बाहर खदेड़ा? तो वो थे आपके बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब। कौन थे? बाजीराव बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहेब, उन्होंने ही इस काम को किया था। किसने खुद को ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत वह गवर्नर हैं? तो इन्होंने ही अपने आप में एक खुद को गवर्नर घोषित कर लिया, और लेकिन किसके अंडर में? बहादुर शाह जफर के अंडर में। ठीक है ना, तो नाना साहब ही थे। और ये क्रांति आपको पता है कि ये कानपुर से ये मोर्चा भी संभाले हुए थे, वहां से ब्रिटिश सैनिकों को बाहर भी खदेड़ा था। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि लखनऊ में 1857 में किसे नया नवाब घोषित किया गया था? तो नया नवाब आपको ब्रिटिश कादिर को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर 2।
ये जो आपके नवाब वजीद अली शाह के ये बेटे थे और बेगम हजरत महल इनकी माँ थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका कि ब्रिजेश कादिर की माँ का नाम क्या था। ब्रिजेश जो कादिर थे उनकी माँ का नाम आपको पता है बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर आपको पता है कि तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे आकर के इनके साथ मिले और मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दिए थे। कौन? तात्या टोपे। बरेली से दिल्ली की तरफ कूच किसने किया था? न कि बरेली से उन्होंने उसका वो क्या ना दामन थामा था। तो बख्त खान सिपाही थे, इन्होंने ही आपका दिल्ली बरेली से दिल्ली की तरफ कूच किया था, बख्त खान। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि किसने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो ये थे फैजाबाद के एक मौलवी अहमदुल्ला शाह। और को पता है इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम राशि भी रखा था। और वृद्धावस्था में आकर ही जैसे बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, इन्होंने ही नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों को चने चबा दिए थे और इन पे 50,000 रुपये की धनराशि भी इनाम घोषित हुई थी। तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे फैजाबाद के, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी से जल्दी ही अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है, काफ़ी मर्दानी थी ये भी, झांसी की रानी की तरह काफ़ी वीरांगना थी। कौन? अवंती बाई लोधी। क्या नाम है इनका? अवंती बाई लोधी। किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से आती थी। कौन? अवंती बाई लोधी किस क्षेत्र से थी? अवंती बाई लोधी आपकी मांडला क्षेत्र से थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हैं बाबू कुंवर सिंह। आपको पता है जगदीशपुर से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था बिहार में। और ये आपको पता है कि अंत में ये आजमगढ़ भी आए थे, आपके यूपी में भी इन्होंने एंट्री किया हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे बिहार से, जगदीशपुर के रहने वाले थे, जमींदार हुआ करते थे ये। कहा कि दिल्ली के कब्जे में, अंग्रेजों के कब्जे में दिल्ली दोबारा कब आई थी? तो दोबारा आपको कब्जे में दिल्ली सितंबर 1857 में आई थी। कब आई थी? सितंबर 1857। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1803 में किसको हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1803 में कब्जा किया। यहां से क्वेश्चन बन गया आपका। उसके बाद किसको हराकर, यानी उस समय किसका राज्य था, किसका इसका साम्राज्य स्थापित था दिल्ली पे? तो आपको उस समय पता ही है, उस समय मराठों का बोलचाला था। तो मराठा उस समय थे, यानी मराठों को हरा करके उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके सामने उसके बेटों को गोली मार दी गई और उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई? तो वो थे आपके बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों को हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है और उनको उठा करके जेल भेज दिया था। किस जेल? कौन सा जेल? रंगून जेल। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार के बर्मा में पड़ता है। ठीक है ना। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है और पति पत्नी दोनों को साथ में भेजा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो बहादुर शाह पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है ना? यदि आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो एक मोटिवेशन के तौर पे प्लीज़ मुझे लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और यदि जो भी भाई बहन लोग वीडियो को हाइप नहीं दिए हैं, पहली बार देख रहे हैं या हाइप दे दिए हैं, तो प्लीज़ यदि एक बार हाइप दें, HYPE आपको दिख रहा होगा, हाइप का ऑप्शन होगा जहाँ पे आपका लाइक का बटन है, उसी के जस्ट 1-2 पॉइंट के जस्ट राइट साइड की तरफ आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लीज हाइप जरूर कर दें। हाइप से मुझे एक क्या होगा, मेरा हेल्प होगा कि मेरी वीडियो को रीच मिलेगा, मतलब बहुत लोगों के पास पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब और कहाँ होती है? तो पहली बात, सेंट्रल जेल में होती नहीं है, बिठूर जेल में होती नहीं है, ये होती है रंगून के जेल में। और इसी के साथ एक और याद कर लीजिए, 1862 में इनकी मृत्यु होती है। कब? 1862 में। कहाँ? रंगून जेल में। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इस पॉइंट को मैंने नहीं बताया था कि बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को कहाँ, किस जेल में भेज दिया गया था? तो वो था बिठूर का जेल। कौन? सॉरी, रंगून का जेल, माफी चाहते हैं, रंगून का जेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट है आपके सामने कि आपका
हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन कि लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब चला गया। तो लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब चला गया है, 1858 में कि 1857 में कि मार्च 1858 में। दो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा मार्च 1858 में। आपको पता है मार्च 1858 में, मतलब कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कैंपबेल नाम का था, कैंपबेल, इसी के नेतृत्व में क्या होता है, मार्च 1818 में ब्रिटिश सेना ने कंप्लीट तरह से पूरे शहर पर अपना नियंत्रण पा लिया था। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसकी सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो वो कौन थे जो छापामार युद्ध चलाते थे मध्य भारत में, उन्होंने झांसी की रानी की मदद भी किया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन थे, तो तात्या टोपे थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद होंगे ही नहीं, भगत सिंह होंगे नहीं, या तो नाना साहेब हो सकते हैं या तो तात्या टोपे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तात्या टोपे, क्योंकि ये कहाँ पे कर रहे थे, ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कह रहा है कि ऑप्शन अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने कब देश पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो 1857 में कि 1859 में कि 1860 में या 1862 में। तो अंग्रेजों को दोबारा पूरे भारत पर नियंत्रण करने में 1859 के आखिरी तक आकर के उनको शासन स्थापित करने का मौका मिला था, न कि 1857 में। ठीक है। अभी भीड़ पर काबू पाया था उन्होंने, उसको काबू पाया था, न कि पूरा नियंत्रण स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने देश पर दोबारा जो नियंत्रण स्थापित किया 1857 के विद्रोह में, जो इनके ऊपर जो क्षति हुई, हानि हुई, उसके भरपाई करते करते इनको इतने साल लग गए और 1859 के आखिरी में आकर के इनको दोबारा नियंत्रण हासिल करने का मौका मिला। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने कब नया कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। आपको पता है 1858 का एक्ट आया था, उसी एक्ट में उन्होंने कंपनी से पूरे अधिकार को छीन लिया और छीनने के बाद से पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में सौंप लिया। और क्योंकि उनको 1857 के विद्रोह से बहुत बड़ा सबक मिला था कि यदि हम कंपनी के हाथों में रखते हैं तो ये व्यापार के मुद्दे से हमारा पूरा जो साम्राज्य का सिलसिला है वो तो सपना का चूर चूर हो जाएगा और यहाँ से हमको बोरिया बिस्तर बन करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने 1858 में पूरा साम्राज्य अपने हाथों में सौंप लिया। कह रहा कि सलाह देने के लिए निम्नलिखित में से किस काउंसिल का गठन हुआ था। तो उसमें है ब्रिटिश काउंसिल, इंडियन काउंसिल, यूरोप काउंसिल, ईस्ट इंडियन कॉर्पोरेशन। तो इसमें है ब्रिटिश काउंसिल की इंडिया काउंसिल। तो इसमें आपका जो काउंसिल का गठन हुआ था वो था इंडिया काउंसिल। क्या नाम है उसका, इंडिया काउंसिल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, न कि ब्रिटिश काउंसिल नहीं है, इंडिया काउंसिल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को किस प्रकार का ओहदा दिया गया था। तो 1858 में ही आपका जो गवर्नर जनरल था उसके पद को परिवर्तित करके भारत का वायसराय कहा गया। क्या कहा गया, भारत का वायसराय। ऑप्शन नंबर 2। 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब रियासत के राजाओं को उनके वंशज के दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दी गई। तो यही जब 1858 का आया तो उसी समय इनको दत्तक पुत्र सौंपने की छूट दी गई। बहुत सारी छूटें दी गई थी उस समय। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 है, आपका 1858, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या हुआ था कि 1857 के बाद से आपको पता है कि 1857 के बाद से महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होता है और उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेक्स की जो सिद्धांत था, जो आपका जो व्यक्तिगत सिद्धांत था जिसको हम हड़प नीति का नाम देते हैं, उसको भी समाप्त किया गया, जिसमें बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया गया था, जिसको दत्तक पुत्र में बोला जाता था कि आपके पास कोई आपका खुद का पुत्र नहीं है तो आप इस पे साम्राज्य अपना स्थापित नहीं कर सकते, आप वहाँ का राजा नहीं बन सकते हैं। वही हाल आपका महारानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। तो क्योंकि उन्होंने गोद ले रखा था और अंग्रेजों का कहना था कि ये आप गोद नहीं ले सकती हैं, आप गोद ले लेंगी तो फिर यहाँ का ये राजा नहीं होगा, फिर आपको साम्राज्य हम लोग को देना पड़ेगा। इसी की वजह से हुआ था। ये सारी चीज़ें डॉक्ट्राइन ऑफ लेक्स या बहुत सारी चीज़ें 1858 के एक्ट में समाप्त कर दी जाती है। ठीक है ना। तो उसी में आता है दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट कब दी गई, मतलब आप उसमें, अब ये क्या हुआ, इस चीज़ को डॉक्ट्राइन ऑफ लेक्स को हटा करके कहा गया अब आप छूट दी जाती है, आप वहाँ पे दे सकते हैं।
यदि आपने किसी को गोद लिया है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाने का प्रावधान था। तो आपको पता है जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसके बाद से उसमें सैनिकों का रेशियो देखा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती करने थे वो थे गोरखा से, सिख से, पठान से। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, उपरोक्त सभी गोरखा, सिख और पठान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ज़मीन जब्त की गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह उन्हीं ने खड़ा किया था। मतलब उनको संशय था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको लगता था कि इनके वजह से ही काफ़ी है जो विद्रोह हुई है वो हुई है। तो उन्होंने उनकी ज़मीनों को जब्त करना शुरू किया। तो वो थे मुसलमानों की, उन पर शक था और मुसलमानों की ज़मीन उस पर जब्त की गई थी। 1857 की घटना से बहुत समय पहले एक खुर्दा नामक जगह पर एक खुर्दा संग्राम होता है। कब होता है? 1857 में। घटना के बहुत पहले तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में। ठीक है ना, 1817 में ये खुर्दा नामक जगह पे होता है। आप क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो खुर्दा पे एक केस स्टडी है, आप उसको ज़रूर शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। वैसे मेरी कोशिश है, यदि आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आप लोग मुझे मतलब फीडबैक देंगे, कि मैं चाहता हूँ कि क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है ना, मैं उसको एक लाइन लाइन करके आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा दूँ। अभी तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, उसको भी पढ़ाया, नोट्स के साथ पढ़ा दिया है, उसके बाद से एमसीक्यू पढ़ा दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पूरी बुक को पढ़ा दूँ, क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और जीएस पोर्शन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। और मेरी कोशिश रहेगी पूरी बुलेट पॉइंट को आपको एक कहानी मतलब स्टोरी बना करके आपको सामने पेश करूँ, कि जिससे वो चीज़ें आपके दिमाग पे सेट हो जाए। तो यदि आपको ऐसा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ऐसा आप करिए और जल्दी से जल्दी लाइए, क्योंकि इसके बाद कोशिश रहेगी कि उसको वही लाऊं। यदि आप लोग नहीं चाहते तो नहीं लाऊंगा और दूसरी वीडियो आएगी इसके बाद। ठीक है, चलिए अगले तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हम कह रहा है कि खुर्दा नामक जगह भारत के किस प्रदेश में पड़ता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, जो भी वीडियो देख रहा है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो समझ जाएंगे कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। तो जो भी वीडियो देख रहा होगा इसका कमेंट जरूर करके बताएगा कि जो खुर्दा नामक जगह है वो भारत के किस प्रदेश में पड़ता है। यदि आपको नहीं पता तो अपनी गूगल करिए, गूगल करके देखिए कि खुर्दा नामक जगह कहाँ है, जहाँ पर 1817 में क्रांति हुई थी। बहुत बड़ी लेवल पे क्रांति थी। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन है 43। ठीक है, 1857 में भारत में जब विद्रोह फैला तो किस देश के दक्षिण भाग में टाइपिंग विद्रोह हुआ था। द टाइपिंग नामक विद्रोह 1857 के ही क्रांति में चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो खुर्दा का विद्रोह था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उसमें थे बक्सी जगबंधु। कौन थे? बक्सी जगबंधु। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, चैप्टर नंबर 6 है। देसी जनता को सभी नहीं सभ्य, माफी चाहते हैं, क्या बताएं हम, इतनी गलतियां क्यों हो गई। सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये आपका क्या है, चैप्टर का नेम है। आपको पीडीएफ में सही करके देंगे हम, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, विद आंसर के साथ मिलेगी पीडीएफ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, कि विलियम जोन्स भारत कब आए थे। तो विलियम जोन्स आपको पता है 1763 में भारत आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विलियम जोन्स किस पद पर भारत में तैनात किए गए थे। तो विलियम जोन्स को हाई कोर्ट के जज पे तैनात किए थे ये। ठीक है ना, कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, क्या उपरोक्त सभी? एक बार मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। एक मिनट, एक सेकंड, ये थे आपके हाई कोर्ट के ही जज थे। ठीक है ना, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मतलब जूनियर जज के तौर पे थे ये। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों ही सही हो जाएगा आपका। हाई कोर्ट के जज भी थे और सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज भी थे। लेकिन आप मेरे ख्याल से ऑप्शन जो लगाइएगा, जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज आप लगाइए, ऑप्शन नंबर 2। जॉन्स के साथ किसने भारतीय भाषा सीखा था। जो जोन्स के साथ हेनरी टॉमस कोलब्रुक ये भी सीखे थे और नेथेनियल हॉलहेड ये भी देखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था।
तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। अगले की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एशियाटिक शोध नामक पत्रिका का प्रकाशन हॉलहेड ने किया था। किसने किया था? कि कॉलब्रुक ने किया था। किसने किया था बताइए? ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो सही होगा नेथेनियल हॉलहेड होगा कि आपका विलियम जोन्स होगा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है। तो इसकी जो रिसर्च नामक जो शोध पत्रिका है वो विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। जोन्स का क्या मानना था? जोन्स का मानना था कि भारतीयों को शिक्षा उसी भाषा में दी जाए जिस भाषा में है, या हिंदुओं और मुसलमानों को उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जिससे वे परिचित हैं। उपरोक्त दोनों, तो हम दोनों के दोनों को जवाब सही मान सकते हैं क्योंकि भारतीय ही तो हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं। तो उनकी भाषा उसी भाषा में दिया जाए जिनसे वो जान पहचान है उनका। ये जॉन्स का मानना था। थोड़ा सा अच्छे विचार के भी व्यक्ति थे ये। अगला है कि कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? तो कलकत्ता में मदरसा आपको देखने को मिलेगा 1781 में। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में होती है। ऑप्शन नंबर 2। अगले की तरफ चलते हैं कि प्राच्यवादी का क्या अर्थ है? तो प्राच्यवादी का अर्थ है कि जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता हो उसको ही हम प्राच्यवादी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को असभ्य देश मानते थे? ये मानने वाले थे थॉमस बाबिंगटन मैकाले। वे नहीं मानते थे कि भारत एक सभ्य देश है। इतनी इनके पास ज्ञान की क्षमता थी। क्या इनको बताया जाए? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक जो खाना है मतलब खंड है वो भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। ये किसका कहना था? तो ये थे आपके मैकाले। कौन थे? मैकाले इस बात को कहते थे। मैकाले के मिनट के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा? तो मिनट्स, मैकाले का मिनट्स जो आया था वो 1835 में आया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपने क्षरण का शिकार होते जा रहे हैं अंधकार को मंदिरों की संख्या किसने दिया था? तो ये दिए थे आपके कौन थे? ये मैकाले ही थे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। कह रहा है कि चार्ल्स वुड के नाम से जारी वुड नीति पत्र का वुड डिस्पैच कब जारी हुआ था? ऑप्शन कोई नहीं दिया गया इसमें। तो मैं आपको बता दूं 1854 में दिया गया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? जो चार्ल्स वुड के नाम पे जारी हुआ था 1854 में। ठीक है ना, डलहौजी के समय में। अगला पॉइंट है वुड डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ किस क्षेत्र में बताया गया है? तो इसका जो व्यवहारिक लाभ है वैसे बुक में केवल आर्थिक दिया हुआ है, लेकिन आर्थिक के साथ साथ सामाजिक भी होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। किसमें तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसमें दिया गया था कौन? वुड डिस्पैच में। किसमें? वुड डिस्पैच में दिया गया था कि इससे भारतीयों के नैतिक उनका शिक्षा का उत्थान होगा। ऑप्शन नंबर 2 वुड डिस्पैच में। कब हुआ था? वुड डिस्पैच आया था तो 1854 में। ठीक है। कोलकाता, मद्रास और मुंबई 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, वो कब होती है? तो ये होती है 1857 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। कह रहा है कि विलियम केरे कहाँ के रहने वाले थे? तो विलियम केरे आपके स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विलियम एडम ने बंगाल तथा बिहार के जिलों का दौरा कब किया था? तो विलियम एडम ने बिहार का और बंगाल का दौरा 1830 में किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी ने विलियम एडम को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी देसी स्कूल हैं उनकी शिक्षा की प्रगति पर एक रिपोर्ट तैयार करके देना है कि देसी स्कूल की शिक्षा किस प्रकार से है। तो ऑप्शन नंबर 1।
उसके बाद विलियम एडम ने पाया था कि जो बंगाल और बिहार में जो पाठशालाएं संचालित थी, जो आपको पता है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले या जो जमींदार वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, वो पाठशालाएं संचालित करवाते थे। तो वे पाए कि उसमें लगभग कितनी पाठशालाएं थी उस समय बिहार और बंगाल में। तो लगभग उन्होंने पाया कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय हैं, लेकिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या काफ़ी नगण्य थी। ठीक है, अब कह रहा है कि विलियम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाओं में एक ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। तो कितने से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे? तो उन्होंने देखा किसी भी विद्यालय में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी उन्हें देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट है कि बंगाल और बिहार में जो संचालित पाठशालाएं थीं वो किसके द्वारा संचालित थीं? तो वो थी संपन्न जो लोग थे या स्थानीय समुदाय के द्वारा वो पाठशालाएं संचालित होती थी। तो ऑप्शन नंबर 3। बिहार में जो संचालित पाठशालाओं में शिक्षा का जो तरीका था वो कैसा था? तो काफ़ी वो लचीला था, लिखित नहीं था, मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद से जब फसल कटाई का समय आता था तो कक्षाएं उस समय बंद हो जाती थीं और सभी बच्चे या अपने घर में जाकर के अपने अपने लोगों को अपना मदद करते थे कटाई में, बुआई में। ठीक है, उसके बाद से पुनः कक्षाएं फिर से प्रारंभ कर दी जाती थी। तो इसलिए हम मानते हैं कि उपरोक्त सभी के सभी कथन इसमें सत्य हैं। कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कब से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था उन्होंने 1854 से। ऑप्शन नंबर 2 आपको वुड डिस्पैच आया था, उसके बाद से देसी शिक्षा में सुधार में होने का प्रयास शुरू हुआ था। किसने 1908 में बॉम्बे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है? तो वो थे अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष ने इस बात का अपने भाषण में जिक्र किया था कि इनका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। कब की बात है? 1908 की बात है ये। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ये मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिल्कुल पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, कभी भी समर्थन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकार के जो आप औपनिवेशिक शिक्षा करा रहे हैं इसमें भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा करेगा। अगला पॉइंट है आपके सामने कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है और ये पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। यह बात, यह वक्तव्य किसने कहा था? यह वक्तव्य हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2। ऐसी कौन सी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे? तो ये कौन थे? ये भी आपके महात्मा गांधी ही थे। उन्होंने क्या थे? शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के सॉरी बाल गंगाधर तिलक। कौन थे इसमें भैया? ये बाल गंगाधर तिलक थे। एक मिनट, ये कौन थे आपके? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा, बाल गंगाधर तिलक इसमें सही जवाब है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि किसकी दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए? अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना दिया है और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो ये बात बोले थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की बात बोली हुई जो भी हो, कथन के रूप में बोली हो चाहे किसी भी रूप में बोली हो, आप उसको जरूर कोट करके याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है? तो ये भी आपको पता है, ये भी महात्मा गांधी ने ही इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो शांति निकेतन की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। उसके बाद कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना हुई कब थी? कब होती है इसकी स्थापना? तो ये 1901 में होती है, 1901 में। क्लियर है मेरी बात? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व भारती विद्यालय में बदल गया था? तो यही शांति निकेतन विश्व भारती में बदल गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे? तो वे चाहते थे, कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर।
आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का सम्मिश्रण दोनों को मिलाकर के चलने की बात करते थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ किस पर जोर दिया गया था? तो उसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी इन्होंने जोड़ दिया था शांति निकेतन में। तो ऑप्शन नंबर 2। इस चैप्टर से केवल 35 क्वेश्चन फिल्टर आउट किए गए हैं। इसके बाहर आपको कोई भी पॉइंट इससे टफ लेवल में नहीं आया होगा, तो काफ़ी इजी वे में होगा जो सबको पता होगा, वो मैंने पिकअप नहीं किया है। भरना नहीं है ना क्वेश्चन को, आपको होना भी चाहिए लेवल का भी एक। अगला पॉइंट है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, महिलाएं, जाति और सुधार। इसमें आते हैं हम चैप्टर को समझते हैं पॉइंट के साथ साथ, एमसीक्यू फॉर्मेट के साथ साथ। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यहां से देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन का जन्म 1772 में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन की मृत्यु कब होती है? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जो बाद में चल करके ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया? तो वो थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही बनाया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र और समानता के पक्षधर थे? ये पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने वाले थे, मतलब इनका काफ़ी पक्षधर थे, अपनी बात रखते थे। तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। उसके बाद कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। क्लियर मेरी बात? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म समाज है, ब्रह्मा समाज नहीं है। वैसे तो जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रह्मो समाज का हुआ था वो 1828 में दे रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, चलिए इसको समझते हैं हम। इसमें एक्चुअली ये आदि ब्रह्मा समाज होगा ना चाहिए। आदि ब्रह्मा समाज 1830 में होता है। यदि हम आपसे बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना, जो ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था 20 अगस्त 1828 में। और ये है आपका आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में होती है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक हो गया इसलिए मुझे कंफ्यूज हो गए थे हम। अगला पॉइंट है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाया गया था? तो सती प्रथा पर रोक आपको पता है बेंटिक के माध्यम से राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1829 में इस पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है ना? अगला पॉइंट है हम, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग नहीं, वो ये तो बेंटिक होना चाहिए। बेंटिक, इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3, 4 इसका सही जवाब होगा। यानी बेंटिक की मदद से, किसकी मदद से? बेंटिक की मदद से सती प्रथा पर अंत लगाया गया था। ये कैनिंग की जगह बेंटिक ही होना चाहिए ऑप्शन में। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि बेंटिक की मदद से इन्होंने इसका अंत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे? अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ये श्लोक या वाक्य को ढूंढने का प्रयास करते थे और उनकी सोच का समर्थन करते थे। कहने का मतलब क्या है? ये किसी चीज़ को गलत ठहराते थे तो उसके प्रूफ के साथ ठहराते थे। मतलब उनको किसी क्या करते थे, मान लीजिए कोई वाक्य गलत कथन है तो उनकी हानिकारक चीज़ों को निकालते थे और वहाँ पे कोई श्लोक है या कोई वाक्य है, वो धार्मिक ग्रंथ से उसको उठाते थे और दिखा देते, देख लीजिए ये गलत है, ये यहाँ पे इसका हानिकारक चीज है। तो ये कौन थे? उस सोच का समर्थन किसने किया था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक थे जो विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था? तो प्राचीन ग्रंथों का हवाला किसने दिया था? तो ये थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे भैया?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, आपको पता है, विधवा विवाह का समर्थन भी किया था और इस पे काफ़ी उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन भी चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके अग्रणी रहे, किसके, विधवा विवाह के पक्ष में। विधवा विवाह कानून कब पारित होता है? तो विधवा विवाह कानून आपको पता है 1856 में पारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी इलाकों में किसने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? तो वो थे वीर शेर लिंगम पंतुलू। कौन थे? वीर शेर लिंगम पंतुलू जो हैं वो इस पे विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने इस पे संगठन बनाया था। अब ये कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 2 सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो आर्य समाज की स्थापना आपकी होती है कब? आर्य समाज की स्थापना 1875। कौन है? 1875। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस धर्म ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया? देखिए, ऑप्शन में ब्रह्मा समाज ने भी हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसको भी हटाया था, लेकिन जो स्पष्ट रूप से एक लाइन में शब्दों में लिखा है कि आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर केवल आर्य समाज का लेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुंबई में किसने बहुत सारे अन्य सुधार के साथ साथ लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो उन्होंने कौन खोले हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में और एक पॉइंट जान लीजिए कि सबसे पहले जो मुंबई की बात है, मुंबई में 1848 में, कब की बात है? 1848 में सावित्री फुले और ज्योतिबा राव फुले। कौन? सावित्री फुले उनकी वाइफ थी, ठीक है, और ज्योतिबा राव फुले दोनों ने मिल करके एक शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किया था, जिसमें बहुत सारे सभी वर्ग के लड़के लड़कियों महिलाओं के लिए स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाद, छुआछूत मिटाने, बहुत सारे उन्होंने काम किया था इसमें। तो सावित्रीबाई फुले इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत काम किया था। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी महिला थी जो रात में दिए की टिमटिमाती में चोरी छुपके से लिखना और पढ़ना पसंद करती थी? मतलब उन्हें सीखा था पढ़ना और लिखना, और चोरी छुपके, सोचिए, परिवार समर्थन नहीं किया था, लेकिन जो उस समय कैसे माहौल था, बिजली थी नहीं, तो दीपक जलता था, उसकी टिमटिमाती जो चोरी जो लौ थी उसी में पढ़ा था उन्होंने। वो नाम था उनका रास सुंदरी देवी। कौन है? रास सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि कह रहा है कि किसके द्वारा 19वीं सदी में आखिरी में पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो वो खोले हैं आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के द्वारा आखिरी में पंजाब में लड़कियों के लिए उन्होंने विद्यालय भी खोला है, ठीक है। आर्य समाज के द्वारा ये क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें, 18 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये कौन थे भैया? मोहम्मद अली जिन्ना तो उस समय थे ही नहीं, वराहतुल्लाह खान का नाम ही नहीं सुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी मुमताज अली। कौन थे ये? मुमताज अली ने। याद रखिएगा, कहाँ की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले हैं? तो ये थी भोपाल की। कौन है? भोपाल की जो बेगमें हैं उन्होंने अलीगढ़ में, कहाँ पे? अलीगढ़ में मुस्लिम लड़कियों के लिए उन्होंने क्या किए थे? विद्यालय खोले थे। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले हैं? तो वो थी बेगम रुकैया सिखावत हुसैन। कौन है? बेगम रुकैया सिखावत हुसैन। ये थी, वो कोलकाता और पटना में दोनों में जगह में इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले हैं। जैसे अलीगढ़ में भोपाल की जो बेगम थी वो लोग ने खोला था। अगला पॉइंट है कि स्त्री पुरुष तुलना, याद रखिएगा, स्त्री पुरुष तुलना नामक से एक किताब है, उसको प्रकाशित किया गया। जो पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद जो सामाजिक फर्क है उनकी आलोचना की गई थी इसमें। यह किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा ये लिखा गया था। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। परमहंस मंडली, ध्यान दीजिएगा,
परमहंस मंडली की स्थापना, परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ होता है? तो परमहंस मंडली का गठन होता है 1840 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। क्लियर है मेरी बात? कहाँ होता है? 1840 में कोलकाता में। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित होता है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित होता है। निम्नलिखित में से किसने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना किया था? तो विधवा गृह की स्थापना करने वाली पंडिता रमाबाई थी। ऑप्शन नंबर 2। बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों की उम्र कितने निर्धारित की गई थी 1829 वाले में? तो इसमें लड़कियों की उम्र मात्र 16 साल निर्धारित की गई थी। कितने साल? 16 साल। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब यही 1978 में आकर के इसमें बदलाव देखने को मिलता है। उसमें लड़कियों की उम्र बढ़ा करके 16 साल था, अब ये 18 साल हो गया है। कब हो? 18 साल। और लड़कों की जो उम्र है वो 21 साल कर दिया जाता है 1978 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आपको पता है आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपकी 1978 है ना? कितना है? 1867। हाँ हाँ बिल्कुल 1867। कब है? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दो लोगों ने किया था, एक आत्मारंग पांडुरंग थे और एमजी रनाड़े, दोनों लोग थे, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों की तरफ जाएंगे हम। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किस जहाज से भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाया जाता था? मतलब मॉरिशस उनको मजदूर वर्ग के में मतलब वहाँ पे काम कराने के लिए भेजा जाता था। तो कौन सी जहाज थी? क्या एलन मस्क नामक कुली जहाज था कि जॉन अलेन नामक कुली जहाज था? ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब है, जॉन अलेन। क्या नाम था इसका? जॉन अलेन एक कुली जहाज था। इसी जहाज से भारतीय मजदूरों को मॉरिशस भेजा जाता था। अब ये कह रहा है कि किस प्रदेश के मदिगा समुदाय के लोग जूते बनाते थे? तो ये थे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के लोग। मदिगा एक समुदाय था जो जूता बनाता था। सतनामी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो सतनामी आंदोलन का शुरुआत गुरु घासीदास ने किया था। किसने किया था? गुरु घासीदास ने किया था। अगला है कि हरिदास ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ से था जो जाति व्यवस्था पर सही ठहराने वाले धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाया था? तो हरिदास ठाकुर का संबंध कहाँ से है? पूर्वी बंगाल से। कहाँ है? पूर्वी बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 थर्ड सही जवाब है। ओरु जाति ओरुमत्तम ओरुदेवम मनुष्यम, जिसका अर्थ होता है कि मानवता की जाति धर्म एक ईश्वर था। ठीक है, यह कथन किसका था? यह कथन था श्री नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कथन था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए और उन्होंने इस मिट्टी की असली वारिसों को हराकर उनको गुलाम बना लिया? ये कौन कहा था? ये कहे थे ज्योतिबा फूले। कौन कहे थे? ज्योतिबा फूले का ये कथन है। किसने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था? तो ये कौन कहा था? ये कहे थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 3। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 में तो हुआ है कि 1873 में? 1873 में पहली बार ज्योतिबा फूले ने किया, यहाँ से कंफर्म है। और 1873 में किया था। 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले ने किया था। और यही गुलामगिरी नामक पुस्तक किसको समर्पित थी? किस युद्ध में ये जो आपके गुलाम थे उनके लिए किया गया था? तो ये अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था उसमें गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए एक संघर्ष करने वालों के लिए ये गुलामगिरी नामक पुस्तक समर्पित थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में होता है?
तो अंबेडकर का जन्म महार परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी। तो अमेरिकी क्रांति होती है आपकी 1776 में। कब होती है? 1776 में, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मेरी बात? और यही वर्ष था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की क्या किया था? घोषणा किया था। अगला पॉइंट है, आपसे पूछते हैं अम्बेडकर का जन्म 1891 में महार परिवार में हुआ था, जो आपको पता है कि ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में महार जाति है। महार एक प्रकार की जाति है और वहाँ पे इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कि जन्म का जो मध्य प्रदेश का जो जगह है वो कौन सा है? किसी को पता है जगह? चलिए, महू का जगह है मध्य प्रदेश में, वहीं पर हुआ था इनका जन्म 1891 में। 14 अप्रैल का दिन था। ठीक है, महार जाति से संबंध था इनका। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया। अब 41 की तरफ आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश में आंदोलन कब शुरू किया? तो इन्होंने शुरू किया था कब? मंदिरों में प्रवेश में आंदोलन इन्होंने शुरू किया था 1927 होना चाहिए, 1930 दिया गया ऑप्शन में मेरे ख्याल से। एक बार मैं इसको कंफर्म कर ले रहा हूँ। इन्होंने 1927 से तो अपनी क्रांति ही शुरू की थी। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस है। 1900 मेरे ख्याल से 27 होना चाहिए, 47 नहीं है। 27 को करेक्ट कर लीजिएगा, इसको 1927 बना लीजिएगा। 1927 से प्रवेश आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 से 1935 के बीच मंदिरों में प्रवेश के लिए कितने आंदोलन चलाए थे? तो वे आंदोलन चलाए थे कितने? उन्होंने 3 आंदोलन चलाया था। ठीक है ना? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, एक सेकंड, अगले पॉइंट देखिए। चलिए, इसका मैंने बताया कि अंबेडकर ने लगभग कितने आंदोलन चलाए थे? 3 आंदोलन चलाए थे। उनके नाम देख लीजिए। 1927 में उन्होंने आंदोलन चलाया था, महार सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, उसके बाद से 1927 में ही एक आंदोलन चलाया था उन्होंने, मनुस्मृति दहन चलाया था। मनुस्मृति को उन्होंने दहन किया था। उसके बाद से वो तीसरा था काला राम मंदिर। क्या था? काला राम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह चलाया था, इसके लिए 1930 में चलाया था। ये 3 बड़े आंदोलन उन्होंने चलाया था 1937 से लेकर 1935 के बीच में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महार सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो महार सत्याग्रह आंदोलन आपको देखने को मिलेगा 1927 में, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन पेरियार ने शुरू किया था, जो किसको हम नाम देते हैं, क्या नाम? इनका नाम है ईवी रामास्वामी पेरियार, जो कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। हिंदू वेद पुराणों के काफी कट्टर आलोचक भी रहे ये। क्लियर है मेरी बात? चलिए, पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत 1925 में तमिलनाडु में किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। उसके बाद है कि 1820 के दशक में हेनरी ली विवियन डेरेजियो किस कॉलेज के अध्यापक थे? तो ये थे आपके हिंदू कॉलेज के। कहाँ के थे? 1820 के दशक में हिंदू कॉलेज के थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट के जरिए परंपराओं और रीति रिवाजों के सामने उंगली भी उठाई। महिलाओं के लिए काफ़ी शिक्षा की इन्होंने मांग भी किया था, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है ना? अगला पॉइंट आगे भी गया कि किसने यंग बंगाल मूवमेंट के जरिए परंपराओं और रीति रिवाज पर उंगली उठाए, ठीक है, और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की? तो ये थे कौन? हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ कहाँ था? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। थोड़ा सा हम फास्ट तो नहीं हो रहे हैं, स्लो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना कब हुआ था? देखिए, चैप्टर नंबर 7 से मैंने 50 क्वेश्चन फिल्टर आउट किए हैं और इससे बाहर आपको एक भी पॉइंट मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। यदि आपको देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखने छूटे को नहीं मिलेगा। आपको कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना कब हुआ था? देखिए, वेद समाज की जो स्थापना होती है वो 1864 में होती है। कब होती है? 1864 मद्रास
चेन्नई, जो मद्रास चेन्नई में है वही मद्रास में होती है, ऑप्शन नंबर ए। और ये श्री धरलू नायडू, क्या नाम है, श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन, क्या नाम है, केशव चंद्र सेन के द्वारा यह स्थापित होती है। वेद समाज को, यह ब्रह्मा समाज से ही प्रेरित एक प्रकार का ये धर्म था, इन्हीं से प्रेरित मनाया जाता है। ये विधवा विवाह, जाति भेदभाव के लिए आवाज उठाया गया था। रूढ़िवादी जो हिंदू के अंदर जो अंधविश्वास और अनुष्ठान की शक्ति थी, उन्होंने निंदा किया था। और ये किससे संबंधित था, ब्रह्मा समाज से प्रेरित था। 1864 में वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा आता है। वैसे इनका नाम आपको देखने को कम मिलेगा, इनका नाम ज़्यादा देखने को मिलेगा। 1864 याद रखिए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, पूरी बुक का लास्ट चैप्टर है। आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी भी आपके सामने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। उसके बाद से क्या चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैप्टर नंबर 8 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से। क्लियर है मेरी बात? ये पेन चूज किया, हाँ चलिए। कह रहा है, अब क्वेश्चन आपके सामने है कि संप्रभु का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, संप्रभु का मतलब क्या होता है। संप्रभु का अर्थ होता है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, बिल्कुल सही। उसके बाद इसमें यह एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। यही होता है आपका संप्रभु का अर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया। तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था 1878 में, ऑप्शन नंबर सी। इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब किया गया। तो इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास 1883 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। अगले की तरफ चलते हैं। इल्बर्ट बिल में जो प्रावधान था वो क्या था। इल्बर्ट बिल में जो प्रावधान था उसमें यह कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश की ब्रिटिश या यूरोप के व्यक्तियों को मुकदमा चला सकते हैं, केवल यूरोपीय न्यायाधीश भारतीयों पर मुकदमा चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया था, क्यों? क्योंकि उनको दोनों पे हक मिल रहा था। भारतीयों को ब्रिटिश पे भी मुकदमा चला सकते थे, जैसे यूरोपीय भारतीयों पे चलाते थे वैसे भारतीय यूरोपियों पर भी चला सकते थे। लेकिन ये बिल प्रयास नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया, ठीक है। और अंग्रेजों के विरोध की वजह से ये पास नहीं हो पाया था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का फैसला लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो डफरिन था। कौन था? डफरिन के समय में हुआ था। ह्यूम कौन था, जो आपको कांग्रेस का संस्थापक के तौर पे कांग्रेस का जनक माना जाता है, मान सकते हैं इनको। तो ये एक प्रकार के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, एक सिविल ऑफिसर थे ये। ऑप्शन नंबर सेवानिवृत्त मतलब कि ये सैनिक सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर थे ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको देखने को मिलेगा WC बनर्जी आपको प्रथम अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। दादा भाई नौरोजी पेशे से क्या थे। तो दादा भाई नौरोजी किसान तो थे नहीं, सिविल ऑफिसर थे नहीं, ये एक प्रकार के व्यवसाय और प्रचारक थे, ठीक है ना, बिजनेसमैन थे ये। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करा कि अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो ये रहे थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम होने के चांसेस होते हैं। तो ये है दादा भाई नौरोजी। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक
जो परिणाम थे उनकी काफ़ी तीखी आलोचना की गई है। ठीक है, कैसे वो हमारे भारत से धन को ले जाते थे, कैसे हमारा साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था, सोने की चिड़िया अब कागज़ की चिड़िया बनती जा रही थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था? यह नारा था हमारा बाल गंगाधर तिलक का। किनका नारा था? बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता माने जाते थे। लाल बाल पाल किनको कहा जाता है? तो लाल बाल पाल, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था। ठीक है, उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक का संबंध, बाल गंगाधर तिलक का संबंध कहाँ से था? बाल गंगाधर तिलक का संबंध आपका था बंगाल से। कहाँ से था? बंगाल से। ठीक है, उसके बाद से वहीं बिपिन चंद्रपाल की बात करेंगे, सॉरी बिपिन चंद्रपाल बंगाल से थे, सॉरी, और आपको बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र से थे। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट, वायसराय करजानी, ओहो, वायसराय करजन कौन है ये? वायसराय करजन बंगाल विभाजन की घोषणा कब किए थे? घोषणा, ये प्रभावी कब हुआ था वो अलग डेट है। जो सबसे पहले घोषणा हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1905, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद से ये जो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था वो प्रभावी कब से हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको और इसको दोनों को। कह रहा कि केसरी एक प्रकार का पत्र था, मराठी भाषा में था। इसके संपादक कौन थे जो काफ़ी ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बन गया? तो केसरी जो आपका एक जो पत्रिका थी वो बाल गंगाधर तिलक की थी। ऑप्शन नंबर 2 कौन है? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। स्वदेशी आंदोलन सबसे ज़्यादा ताकतवर भारत के किस हिस्से में था? तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है इसका। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? तो यही था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश का डेल्टा इलाका था वहाँ पर इसको वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। खैर उसको भी मैंने ऐड किया हुआ इसमें कि स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कहाँ जाना जाता था? तो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा इलाका था वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? तो वह आप देख सकते हैं कौन कर सकता है, तो मुस्लिम लीग कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? तो मुस्लिम लीग का गठन आपको होता है 1906 में। कहाँ होता है? 1906, ऑप्शन नंबर 3। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन ढाका में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ढाका में होता है। अगला पॉइंट है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी? तो आपको पता है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं, मिंटो के समय में हुआ था, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार। मुसलमानों के लिए अलग से एक निर्वाचक व्यवस्था की गई थी निर्वाचन की 1909 में। उसके बाद कह रहा है कि कांग्रेस में नरम और गरम दल का विभाजन आपको पता है कहाँ होता है? तो होता तो सूरत में है, तो ऑप्शन दोनों खत्म हो गए। लेकिन कब होता है? तो 1907 में, ऑप्शन नंबर 2। गरम दल और नरम दल दोनों खेमा में एक बार फिर से एकता स्थापित होती है, तो कब होती है? तो ये एकता स्थापित होती है लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर है मेरी बात? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को होता है 1919 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी ने नकली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया है 1895 में। कहाँ किया था नटाल कांग्रेस का ये जो गठन है वो डरबन में किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद से महात्मा गांधी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उनकी उम्र कितनी थी उस समय? उनकी उम्र थी 46 ईयर्स, 46 वर्ष के थे ये मात्र। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जब भारत आते हैं तो पहले साल वो गोपाल कृष्ण गोखले के कथन पे वो पूरे भारत का दौरा किए, केवल घूमे, केवल मतलब उनके भारत को जानने की कोशिश की, लोगों के बारे में जानने की कोशिश की।
उसके बाद है कि महात्मा गांधी ने अपने शुरुआती प्रयास किस आंदोलन के साथ शुरू किया था। तो आपको पता है सबसे पहले शुरुआत उन्होंने चंपारण आंदोलन से शुरू किया था और वो सफल भी हुआ था। उसके बाद खेड़ा किए, उसके बाद अहमदाबाद का जो मिल मजदूरों का था उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और सबका सब सफल भी रहा। रोलेक्ट एक्ट की को संतान की करतूत और निरंकुशवादी किसने बताया था? जब ये रोलेक्ट एक्ट भारत में आया तो इसको महात्मा गांधी ने उन्हें शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बता दिया था। उसके बाद से इन्होंने इसी एक्ट के विरोध में आह्वान किया कि इसे किस रूप में मनाया जाए। तो इसको उन्होंने कहा था कि इसको अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने आह्वान किया था। उन्होंने बोला इसको इस रूप में मनाया जाए। कब बोला था इस बात को उन्होंने? याचना दिवस मनाने की जो बात उन्होंने बोला था, आह्वान कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 में किया था। ये 33 नंबर क्वेश्चन में है, ऑप्शन नंबर 2, 6 अप्रैल 1919 में। रोलेक्ट एक्ट जनसंहार पर किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, वो वापस कर दी थी। नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति के अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवाओं की उपाधि दी जाती है। ये नॉर्मल लोगों को नहीं दी जाती है, ये ब्रिटिश राजा हो या रानी हो उनके द्वारा ये पद, ये उपाधि दी जाती है और उनको दी जाती है जो अप्रतिम व्यक्ति हो, काफ़ी बड़ा वर्चस्व वाला व्यक्ति हो और जन सेवाओं में उनकी काफ़ी भागीदारी रही हो। इस प्रकार के लोगों को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी जो टैगोर को मिली थी और उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उन्होंने क्या किया था, उसको वापस कर दिया था, वापस उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन कब होता है? असहयोग आंदोलन 1922 में देखने को मिलती है आपको। असहयोग आंदोलन कब देखने को मिलता है? 1922 में। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या यार, क्या बता रहे हैं हम? 1922 ने 1922 में उन्होंने वापस लिया था। 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, 1922 में इसको वापस ली जाती है। आपको पता है चौरी चौरा कार हत्याकांड होता है, उसमें 6 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने इसको वापस लिया है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में मानी जाती है, 1920 याद रखिएगा। ठीक है, आप ही चाहते हैं, मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो खिलाफत आंदोलन था इसके प्रमुख मुस्लिम नेता कौन थे? और पता है कि इसी खिलाफत आंदोलन से नेतृत्व में जो लोग थे उनको महात्मा गांधी को हिंदू और मुस्लिम को एकता का भाव, मतलब इनको एक साथ करने का मौका भी मिला था महात्मा गांधी को, और उन्होंने इन मुस्लिम नेताओं को साथ में लिया और वही आगे जाकर के असहयोग आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। मतलब शुरुआती की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होता है। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, मुस्लिम नेता, वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और आपको बता दें कि जो आपका ये असहयोग आंदोलन, जो आपका खिलाफत आंदोलन है शुरू करने का रीज़न ये था कि 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा, उन पर उन्होंने सख्त संधि थोपी थी और मुसलमान चाहते थे कि उनके जो पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थान है वो खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। इसी की वजह से वो खफा थे अंग्रेजों से और आकर के, और इसी का लाभ गांधी जी ने उठाया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के क्रम में कहाँ के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक विद्रोह, अहिंसक अभियान चलाया था? तो ये चलाने वाले कौन थे? ये थे खेड़ा के गुजरात में पाटीदार किसान। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस जिले में आदिवासी और गरीब किसानों में बहुत सारे वन सत्याग्रह किए थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। कौन है ये? आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है वहीं के। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ शराब की दुकानें की घेराबंदी की गई? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ के क्षेत्र की दुकानें आप बंद कर दी गई। ठीक है ना, उसकी घेराबंदी करके बंद कर दी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के क्रम में किसानों को उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही वापस आएगा? आपको पता है ये जो असहयोग आंदोलन था छोटे लेवल पे नहीं था, क्योंकि इसमें मुसलमानों का भी साथ मिला था गांधी जी को।
ये काफ़ी बड़े लेवल पे था, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड होने की वजह से गांधी जी ने इसको वापस लिया। ये गलती भी थी, नहीं लेना चाहिए। आगे क्रम को बढ़ाए होते हो सकता कि आज़ादी हमको बहुत पहले मिल गई होती। तो ये था असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन के क्रम में लोगों को लगने लगा था कि अब गांधी राज आ गया और जल्दी हमको आज़ादी मिल जाएगी। किस आंदोलन के दौरान पंजाब में सिखों के अकाली दलों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे भ्रष्ट मंथों को हटाने का आंदोलन चलाया? तो सेम वही बात थी, यही असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये चीजें हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कहां पर गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए थे? तो आपको पता है कि असम के चाय बागान में जो मजदूर थे वो इनके महाराज के नारे लगा करके मकान से बाहर आ गए थे, आज़ादी आज़ादी चिल्लाने लगे थे। ठीक है। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922। डेट याद रखिएगा, काफ़ी पूछता है। 5 फरवरी 1922। 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा। ऑथेंटिक जो आपके एनसीईआरटी में दिया वो 5 फरवरी मान के चलिए। चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ है? तो चौरी चौरा घटना उस समय आपका, इस समय तो चौरी चौरा देवरिया जिले में पड़ता है, लेकिन इस समय आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर जिला में है वो चौरी चौरा घटना, गोरखपुर जिला में। ठीक है ना, गोरखपुर जिला में पड़ता है चौरी चौरा घटना। ये हुआ था। कौन सी घटना ऐसी थी जिसके वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो असहयोग वापस लेने का वही था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आपको पता है 6 फरवरी 1922 को लिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। सी आर दास और जो स्वतंत्रता आंदोलन में एक मुख्य नेता थे, वह कहाँ के वकील थे? तो वो वकील कहाँ के थे भाई? वो वकील थे पूर्वी बंगाल के। कहाँ के वकील थे? पूर्वी बंगाल के। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 47 की तरफ चलते हैं कि किसकी अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए पूर्ण स्वराज के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो वो अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना आपको पता है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 1923 में किया था। 1923 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिए, इससे ही बाद में स्वराज दल की स्थापना होती है। उसके बाद है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसको हम HSRA का नाम देते हैं, जो HRA का बात का प्रारूप है। ये HRA आपको पता है कि कानपुर में हुआ था, और HSRA आपको पता है कि फिरोज शाह कोटला में स्थित कोटला मैदान में 1928 में होता है इसकी स्थापना। अब कह रहा है कि HSRA की स्थापना किन नेताओं ने मिलकर किया था? HSRA की स्थापना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों ने मिलकर। इसके साथ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन इनके नाम अग्रणी रूप में आते हैं। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला कौन था? सैंडर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने इनको क्या किया था? हत्या करने का प्रयास किया था। ये कब किया था? ये हत्या भगत सिंह और आज़ाद और राजगुरु ने किया था। किया था इन्होंने। तो ये कब किया था इनको? 17 दिसंबर 1928 को। कब किया था? 17 दिसंबर 1928 को इनकी हत्या इन तीनों लोगों ने मिलकर किया था। केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका गया, और ये किसने फेंका था? तो पहली बात 1929 में फेंका गया था, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए, ये ऑप्शन हट गया। 1929 यहाँ पर भी, 1929 यहाँ पर भी, 8 अप्रैल यहाँ पर भी, 8 अप्रैल यहाँ पर भी। तो उसमें बीके दत्त के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं थे, ये थे बीके दत्त के साथ भगत सिंह। और 8 अप्रैल 1929 कब की बात है? ये 8 अप्रैल 1929 की। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भैया याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको फांसी कब दी गई? इनको फांसी दी गई है 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 में। डेट याद रखिए। भगत सिंह की जब फांसी हुई थी तो उनकी आयु कितनी थी? इसी से ट्रिक याद रखिएगा
23 मार्च को फांसी हुई थी और 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रसिद्ध दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद कह रहा है कि गांधी जी ने कितने तारीख को नमक कानून सार्वजनिक रूप से बनाकर उनका नमक कानून तोड़ा, मतलब उनका उल्लंघन किया? ये बात है 6 अप्रैल 1930 की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कह रहा है कि गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से कितने किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा किए थे? तो लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की बात किसने मनवाई थी? वो मनवाई थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन थी जिनका विवाह मात्र 12 साल में हुआ था और दुर्भाग्यवश 16 साल में उम्र में ही वो विधवा हो गई थी? उडीपी में वो विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी करने के तौर पे जेल भी गई, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। तो कर्नाटक क्षेत्र की रहने वाली थी अंबाबाई। कौन है ये? अंबाबाई, जो कर्नाटक क्षेत्र की थी। निम्नलिखित में से कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था? तो ये शायद सबको पता है, 1935। ऑप्शन नंबर सही है इसका जवाब। कह रहा है कि 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ तो 11 में से कितने प्रांतों में, 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। काफी पूछता है, 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पंजाब भारतीय महिला की बात कर रहा है, पहली महिला होगा तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा, और पहली भारतीय महिला होगा तो वो होगा सरोजनी नायडू 1925। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये काफी एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है आपके सामने कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ठीक है, इसका रविंद्रनाथ टैगोर मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसका संबोधन सबसे पहले जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहली बार स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 1944 में एक रेडियो प्रसारण के दौरान इनको संबोधित किया था। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मैं कर ले रहा हूँ एक बार, 1 मिनट। बिल्कुल सही जवाब है इसका, सुभाष चंद्र बोस ही होना चाहिए। मैं डाउट में था, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है। कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में कई बार आया है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, आजाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन की बात कर रहा है। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। आजाद हिंद फौज का मूल स्वरूप की स्थापना किसने किया था? तो मूल स्वरूप की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। 1943 के अंत तक लगभग कितने लोग से ज़्यादा गिरफ्तार किए गए थे? लगभग 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद कह रहा है कि दोबारा प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? दोबारा प्रांतीय चुनाव आपको 1946 में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की जिसको लाल कुर्ती के नाम से जाना गया? तो ये थे गफ्फार अब्दुल खान। कौन थे? गफ्फार अब्दुल खान, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत से। उत्तर पश्चिमी प्रांत से बिलोंग करते थे।
पश्तून नेता थे। ये कौन थे नेता? ये पश्तून नेता थे जिनको हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। और ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। पूछ देता है ये कहाँ के थे, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत से बिलोंग करते थे ये। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं आता है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपका बिल्कुल छूट है। यदि आपको आता है तो इसका कमेंट में आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा होगा इसमें, कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस देखते हैं कौन आएगा। जो आएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। इसके साथ ही ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको जाकर देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।